हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई हम। तो बुक का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं जानता हूँ इस सीरीज को थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बट चिंता मत करो, एग्जाम से पहले पूरी वीडियोस और पूरी सीरीज चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा देंगे एसओएलडी के जितने भी सेमेस्टर 3rd और 5th के स्टूडेंट्स हैं सबको, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और ये जो सीरीज है ना भाई, ये सीरीज 3rd सेमेस्टर के लिए हर एक एसओएल के बच्चे के लिए, चाहे बीकॉम हो, प्रोग्राम से हो या ऑनर्स से हो, भाई सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। और ये जो सीरीज होने वाली है ना, इसकी हर एक यूनिट में कवर कराने वाला हूँ। तो आज हम करेंगे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वीडियो के साथ साथ बने रहिए। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं इस सीरीज के, या ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, आपको अगर इसके थ्योरेटिकल नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको नंबर ऊपर दे रखा है, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज करो और लिखो मेरे को नोट्स बाय करने हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और कॉल हो सके तो कम से कम करना, मैसेज करना पहले, मैसेज का रिप्लाई ना आए ऐसा तो होगा नहीं, बट ना आए तब कॉल करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कॉल करते हो कभी कभार पिक नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनली आज से सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है, आप लोगों ने जिसे पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो हम इसका इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में सीखेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन है और कैसे कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है और कैसे इसके ऊपर एक बुक बन गई है। तो सबसे पहली चीज तो आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एफिशिएंटली मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहली लाइन में लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये क्या करता है, ये एक एफिशिएंटली मैनेज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो समझो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो एक कंपनी होती है। कोई सी भी कंपनी लगा सकते हो। सपोज करते हैं, एग्जांपल आपको देके बताते हैं, ये एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर जब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक ये कंपनी सही से रन नहीं कर पाएगी। रन करने से मेरा कहने का मतलब है, इस कंपनी के अंदर ना पैसों की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा जब तक आप इसका फाइनेंस ढंग से मैनेज नहीं करके चलते हो, ठीक है। चलो जी आगे बताओ। आगे लिखा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या बोला मैंने, पहले मैंने बोला फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मैंने बोला फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो अब आप अगर मान लो कोई कंपनी रन कर रहे हो, कंपनी के अंदर क्या आते हैं, कंपनी के अंदर लगते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पे ही तो काम करा जाता है। और कंपनी में जब रिसोर्सेज काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज में क्या लगता है, पैसा, मनी, है ना। और मनी कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा कैपिटल से। और जब कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल को मैनेज कौन करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर। और फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है भाई, फाइनेंस को ही देखना होता है। तो इसीलिए तो लिखा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल। जो भी कंपनी है अगर वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है तो उसको अपने पैसों की बर्बादी के ऊपर भी देखना होगा कि पैसे बर्बाद ना हो। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसका एक बेटर यूटिलाइज्ड हो सके, मतलब कि आपके रिसोर्सेज का एक अच्छे से प्रयोग हो सके, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बना रहे, कंपनी अपने गोल्स को भी अचीव कर पाए और रिसोर्सेज का एक अच्छा यूज हो पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्सेज आपने ले लिया, रिसोर्सेज वेस्ट पड़ा है और रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इसमें क्या है, पैसों की बर्बादी है, ठीक है। तो आपको इससे बचना है। आगे मैंने लिखा एंड इंश्योर इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। और हमें साथ ही साथ ये भी मैनेज करके चलना है कि जो भी हम रिसोर्सेज लगाएंगे ना भैया, उसकी क्या होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ होनी चाहिए। जो भी मैं मशीन लगाता हूँ, अगर मान लो मैंने ना एक फैक्ट्री खोली, कंपनी खोली, कंपनी में बनाता हूँ मैं केक। क्या बनाता हूँ, केक। मैंने केक बनाने के लिए कुछ वर्कर्स रखे होंगे, कुछ मशीन्स बनाई होगी, है ना, ओवन वगैरह कुछ मशीनें भी लगी होगी। तो मैं बड़ी लार्ज क्वांटिटी पे केक बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, काफी सारी मशीनरी का यूज करूंगा, ठीक है। मशीनरी की साफ सफाई पे भी खर्चा आएगा, साफ सफाई पे भी कॉस्टिंग लगेगी, पैसा देना पड़ेगा, पैसा जाएगा, तो साफ सफाई पे भी पैसा देना पड़ेगा। और अगर मैं क्लीनिंग पे ध्यान ना दूं तो क्या होगा, यहाँ मेरा पैसा बच नहीं रहा है सॉरी मेरी आवाज खराब हो गई।
तो यहाँ मेरा पैसा बच नहीं रहा है, यहाँ मेरा पैसा उल्टा वेस्ट हो रहा है। अगर मान लो मैं केक बना रहा हूँ 1 हफ्ते तक लगातार, अब मैंने मशीन की क्लीनिंग नहीं कराई और मैं दोबारा केक बना रहा हूँ, तो मशीनिंग में कुछ ना कुछ कचरा होगा। जब मैं उसकी क्लीनिंग नहीं कराऊंगा तो मशीन क्या होगी, खराब होगी। खराब होगी तो मशीन जो है क्या वो लॉन्ग टर्म तक चल पाएगी, फाइनेंशियल हेल्थ हो पाएगी उसकी, ठीक नहीं हो पाएगी। फिर मेरे को बाद में उसके बाद डबल पैसा लगाना पड़ेगा, क्लीनिंग प्लस कोई ना कोई अगर पार्ट डिफेक्टिव हुआ या खराब हुआ तो टूट टाट गया या फिर कोई जल गया अंदर से तो उसको भी ठीक कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है बेसिकली, कि आपके जितने भी कंपनी में पैसे लग रहे हैं, जहां जहां लग रहे हैं वो मैनेज करना, अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज करना, अल्टरनेटिव्स देखना कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, साथ ही साथ मशीनों की या एसेट्स की, जो भी आपकी एसेट्स है चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या हो लॉन्ग टर्म की, उनको एक ये देखना कि वो आगे लंबे समय तक रन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उसके पीछे का रीजन जानना कि भाई लंबे समय तक रन क्यों नहीं कर पाएगी। हमने तो मशीन खरीदी थी तो हमने गारंटी ली थी 10 साल तो काम करेगी, अब ये 2 साल पे मना कर रही है तो 8 साल कैसे निकलेंगे। तो यही सारी चीजें एक फाइनेंशियल मैनेजर मैनेज करता है। और आपको एक खास बात मैं बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक अलग से बंदे को रखा जाता है जो फाइनेंशियल मैनेजर कहलाता है। फाइनेंशियल मैनेजर का मतलब जितने भी पैसों से आवाजाही होती है वो सारी की सारी कौन देखेगा, फाइनेंशियल मैनेजर देखेगा, ठीक है। आगे बताते हैं सेकंड पॉइंट। तो भाई सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा है जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप क्या क्या होते हैं। तो पहला जो स्कोप है, सबसे पहला आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको कोई भी काम करने से पहले फाइनेंशियल ही प्लानिंग करना पड़ता है कि आपको पैसा कहाँ कैसे क्या लगेगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरे को एक केक की फैक्ट्री डालनी है, मैं वही एग्जांपल आपको उठा लेता हूँ। केक की फैक्ट्री को दोबारा ले आते हैं, हमें केक की फैक्ट्री डालनी है। अब फैक्ट्री जब मैं डालूंगा तो इसमें मेरे को पहले ये देखना है, प्लान करना है। फैक्ट्री डालने से पहले की बात बता रहा हूँ, बिफोर द प्लानिंग, ठीक है। तो बिफोर, तो अगर मान लो मैं फैक्ट्री डालना चाह रहा हूँ तो फैक्ट्री में मेरे को क्या क्या लगेगा, कुछ वर्कर्स लगेंगे, एक स्पेस लगेगा, साथ ही साथ एक ओवन लगेगा, कुछ मशीन्स की जरूरत होगी, लाइट्स लगेंगी, बिजली लगेगी। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास प्लानिंग नहीं होगी, तब तक मैं अपनी कैपिटल का बेटर यूटिलाइज नहीं कर सकता। मेरा पैसा तो बर्बाद चला जाएगा ना अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं करूंगा। कोई मेरे को राय देने वाला नहीं होगा कि मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, सही जगह लगा रहा हूँ या गलत जगह लगा रहा हूँ। जब तक मेरे पास उसका बेटर यूटिलाइजेशन का ऑप्शन या फिर मेरे पास उसका नॉलेज ही नहीं होगा कहाँ यूटिलाइज करना है, तब तक मैं पैसे को क्या करूँगा, अंधे पैसे को बहाऊंगा, पानी में बहाऊंगा, वेस्ट करूंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्कोप में सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आपको दूसरी चीज, मान लो हमने प्लान बना लिया है, मैंने प्लान बना लिया कि मेरे को केक की फैक्ट्री खोलनी है, इतनी मशीन्स रखनी है, इतनी लाइट्स, इतने वर्कर, इतने मेरे जो है स्टाफ वगैरह रहेगा और इतनी मेरे को टेबल चेयर वगैरह जो भी छोटे मोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी, मैंने वो सोच लिया। अब मेरे को दूसरी चीज जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मशीन में मार्केट में लेने जा रहा हूँ, मगर मेरे को ना ये तो पता मशीनें 4 लगेंगी, मगर मशीनें जब मैं मार्केट में लेने गया तो मेरे को आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सी मशीन जो है लॉन्ग टर्म काम करेगी, कौन सी मशीन शॉर्ट टर्म काम करेगी, किसमें रिस्क ज्यादा होगा, किसमें रिस्क कम होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेगा, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा या फाइनेंशियल मैनेजर होगा, जिसको इसके बारे में नॉलेज होगा वही तो लेगा। मशीन पे काम कौन करता है, वर्कर्स करते हैं। तो हमसे ज्यादा नॉलेज किसको होगा, मालिक से ज्यादा नॉलेज किसको होगा, वर्कर को, जो काम कर रहा है, कि भाई किस मशीन में ज्यादा माल निकलेगा, किस मशीन में प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक है, किस मशीन में खराब माल निकलेगा। तो यही सारे डिसीजन कौन लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक टॉपिक और आने वाला है बड़ा सा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये रहा पॉइंट नंबर 5, अभी नीचे ही आने वाला है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को मैं यही आपको डिफाइन कर देता हूँ सारा। तो देखो भाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। वर्किंग कैपिटल जब हम बनाते हैं ना तो दो टाइप्स के बनाते हैं। 2 टाइप्स मतलब पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा शॉर्ट पीरियड, ठीक है, जिसमें रिस्क जो है वो ना के बराबर भी हो सकता है,
बहुत कम हो सकता है और एवरेज हो सकता है, मतलब कि रिस्क जो है वो लेस होता है। क्या होता है? लेस। दूसरा जो आता है वो आता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइप बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म बोल सकते हो, लॉन्ग पीरियड बोल सकते हो। लंबे समय के लिए हम कोई भी काम कर रहे हैं तो रिस्क भी क्या होगा? बड़ा ही आएगा, टेंशन भी बड़ी आएगी। तो इसी तरह से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगता है, तो अभी ये पैसे को मैनेज करने का काम मैनेजर का है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है। अब वो देखता है इट मैनेज शॉर्ट टर्म एसेट एंड लायबिलिटी टू इंश्योर ए कंपनी। क्या कर रहा है? इट मैनेजिंग, क्या मैनेज करता है? शॉर्ट टर्म असेट्स, जो भी छोटे छोटे टाइम की असेट्स होती है ना भैया, उनको मैनेज करता है। जैसे कि हमारा कोई डिविडेंड होगा, कोई बोनस शेयर होगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगी, किसी छोटे मोटे डेटर से हमें 20-25 हजार रुपए लेने हैं, तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म जो असेट है, मतलब कि कुछ समय के लिए है भाई, तो इनको मैनेज करेगा। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो है उनको मैनेज करके चलेगा, कि छोटी छोटी जो लायबिलिटी आती है ना उसका एक वर्किंग कैपिटल बना लेगा, कि हमें अगर छोटे मोटे खर्चे करने हैं तो बिजनेस की जो कैपिटल है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो सके। ठीक है, आगे लिखा है तो इंश्योर ए कंपनी एंड हैज इनफ लिक्विडिटी टू मीट इट्स डे। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि हैज इनफ लिक्विडिटी टू मीट इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। कह रहा है और ना हम ये देखते हुए चलेंगे कि अगर मान लो कोई भी पैसा है, छोटा मोटा शॉर्ट टर्म का पैसा है, 10,000, 20,000, 25,000, तो वो ना साथ के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो साथ के साथ हमें ना डे टू डे कैश भी प्रोवाइड हो, हमें लिक्विडिटी कैश प्रोवाइड हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तो भाई लिक्विडिटी भी सीखेंगे। लिक्विडिटी के लिए हम देखने वाले हैं कि लिक्विडिटी का टॉपिक यही कहीं आएगा। ये रहा भाई लिक्विडिटी का टॉपिक, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो चैन बन रही है, मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूँ आपके। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी मतलब होता है, सबसे पहले आप ये समझो, इसका मतलब होता है तरलता। आप बोलोगे भैया ये क्या सिखा दिया? तरलता। तरलता क्या होता है? तरलता वो चीज है जिसमें आप किसी भी असेट को फटाफट से कैश कन्वर्ट कर सकते हो भाई। तो लिक्विडिटी क्या होता है? तरलता। और तरलता क्या होती है? किसी भी असेट को आप फटाफट से एक झटके में आप क्या कर सकते हो? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कैश में बदल सकते हो। कैसे? मान लो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे को यहां से कहीं जाना है, मेरे को बाहर, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो सोने चांदी गले के माइक है, या मेरे ये जो है माइक या मेरे जो पेन है, इसको मैं बेचूंगा। बेच के मेरे को पैसा मिलेगा, फटाफट पैसा मिलेगा। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ इसलिए फटाफट पैसा मिलेगा और उस पैसे से मैं अपना काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के 3 पॉइंट्स से नीचे अभी हम वो डिस्कस करते हैं। हम आगे बाद में इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे। जब हम पूरा लाइन से पढ़ते हुए आएंगे ऐसे तीनों चार्ट, तो हम उसको स्किप करेंगे फिर। ठीक है, तो लिक्विडिटी में पहली चीज आती है मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी। आप देखो, मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी। शॉर्ट टर्म जो छोटे छोटे टर्म्स में होती है, जो शॉर्ट टर्म होते हैं पीरियड हमारे, जैसे कि 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 3 महीने, उससे ऊपर नहीं। 3 महीने से ऊपर जो होगा वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा फिर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और वैसे लॉन्ग टर्म जो होता है वो वैसे 12 महीने के बाद होता है। तो हम जो है ये मान के चलते हैं कि हमारा बिल्कुल छोटा से छोटा शॉर्ट पीरियड लेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बस। ठीक है, तो हमारा लिक्विडिटी मतलब कि हमारा 1 महीने में या 2 महीने में कोई ना कोई जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कैश में डेवलप हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा था, लिक्विडिटी टू मीट डे बाय डे ऑपरेशन। जब भी हम कोई डे बाय डे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? हमें कैश की जरूरत होगी, तो कैश में नगद आता रहेगा तो बिजनेस चलाने में और आसानी होगी। तो ये था हमारा स्कोप नंबर 3, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे इसने एक लाइन और बोली थी, while optimizing the use of resources, हमें ना वो जो रिसोर्सेज मिले हैं, गिवन रिसोर्सेज हैं, उन गिवन रिसोर्सेज का यूज करके डे बाय डे ऑपरेशन करके जो पैसा आएगा लिक्विडिटी फॉर्म में, उन सारे को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अपना डालेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, और लिक्विडिटी का पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आ जाते हैं फिर से इस साइड। पॉइंट नंबर 2 कहता है कन्वर्ट कैश क्विकली। देखो मैंने लिखा भी है, कन्वर्ट कैश क्विकली। आप कोई भी माल है, कोई भी पैसा है, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो झटके में, यूं
ऐसे अगर मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, बड़ी कोई प्रॉपर्टी है, अब कोई बड़ी प्रॉपर्टी है जो कि मान लो 100, 200, 300, 500 गज की कोई कोठी है, कोई विला है, कोई आपने कोई बड़ा बंगलो ले रखा है, अगर आप उसको निकलोगे बेचने के लिए तो क्या हजार करोड़ उनकी कीमत होगी। अभी मान लो 50 गज का एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, 50 गज के प्लॉट की कीमत आजकल क्या है, एवरेज अगर मैं बताऊं नॉर्मली जो है मेरे अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो मिल जाती है वो मिल जाती है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। 50 गज का एक नॉर्मल एवरेज प्लॉट बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 40-50 का भी जाता है उससे ऊपर। तो इतने में हमको 50 गज का प्लॉट मिल रहा है, मगर अगर हम उसको बेचने जाएंगे तो क्या हमें इकट्ठे इतने पैसे मिल जाएंगे, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख? वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म नहीं है। हम बात शॉर्ट टर्म की कर रहे हैं, तो इसीलिए जो प्लॉट हमारा वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो हमें कोई एकदम से 20-30 लाख नहीं दे देगा, या उसकी जेब में तो नहीं रखे निकाल के दे देगा कैश, तो हमने लिक्विडिटी में शॉर्ट टर्म पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला इसमें वो चीजें कंसिडर करी जाएंगी जो जल्दी से जल्दी कैश के रूप में कन्वर्ट हो सके, जैसे इक्विटी हो गया, शेयर्स हो गया, मार्केट में डिवेंचर्स हो गया। आप ये अगर इशू करते हो तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब आप लिक्विडिटी में कुछ कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मींस अगर आपका कोई भी इक्विटी शेयर्स है, आपने शेयर्स इशू करे हैं, शेयर्स अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप रिडेम्पशन कर रहे हो, आपने पहले मार्केट में शेयर लगाए, मतलब शेयर बेचे, शेयर बेचने पे क्या होगा, आपके पास लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो आपने शेयर्स इनको दिए, इन्होंने आपको पैसा दिया, मनी आई। अब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, अब आपको क्या चाहिए, आपको शेयर्स वापस चाहिए। अब आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको शेयर्स चाहिए अपने। अब आपको शेयर्स चाहिए तो इनको क्या देना पड़ेगा, पैसा। पैसा कहां से आएगा, पैसा वहां से आएगा ना जब आप न्यू शेयर्स इशू करो, तो नए शेयर बेचो कोई भी, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। अगर मान लो आपके पास कोई चीज नहीं है, उसके बदले अगर पैसा जनरेट करना है तो कोई ऐसी चीज हो जिससे आप पैसा जनरेट कर सको, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट तीनों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कन्वर्ट कैश क्विकली, मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया कंप्लीट, और वर्किंग कैपिटल हमने लगा दिया है पॉइंट नंबर 3 टिक, ठीक है भाई, समझ आ गया। अब हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। देखो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क तो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अगर मान लो 2 टर्म से होता है यहाँ पे, पहला शॉर्ट टर्म फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट रिस्क, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग रिस्क। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको बिजनेस 10 दिन के लिए चलाना है, मान लिया मैंने सपोज करा मैंने एक फैक्ट्री डाली जो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए चलानी है, 10 दिन के बाद वो मेरे ऊपर नहीं आएगी, या जिसकी कंपनी है मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, और वो मेरे से कोई पैसा नहीं मांगेगा कि 10 दिन में तुमने कितना कमाया, कितना लॉस करा, कुछ नहीं पूछेगा। तो मैं 10 दिन अपनी मर्जी से चलाऊंगा, जैसा मेरा मन करेगा। लॉस हो रहा है होने दो, 10 दिन बाद जो मालिक आएगा वो देख लेगा। बट इसी जगह अगर मुझे लॉन्ग टर्म में कंपनी चलानी है तो भाई रिस्क ऐसे नहीं कर सकता कि जो हो रहा है होने दो, मालिक आएगा देख लेगा, नहीं। लॉन्ग टर्म में मैं मालिक हूँ, मेरे को चलाना है, पूरा बिजनेस मेरे ऊपर है, बीवी बच्चे घर वर सब इससे पल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, हमें रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, जब हम फाइनेंशियल मैनेजर रखेंगे तो वो हमें बताएगा कि हमें क्या चीज नहीं करनी है कंपनी में जो रिस्क को बढ़ा देती है, तो उन चीजों को अवॉइड करके चलेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कौन कौन सी चीजें वेस्टेज होती है। सपोज करो अगर मान लो आपकी शूज की फैक्ट्री है, या फिर आपके जो बॉक्सेस वगैरह बनाते हो, तो बॉक्सेस बनाते टाइम ना कुछ वेस्ट निकलता है ना। अगर मान लो आप बॉक्स बना रहे हो तो ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में इतना गत्ता जो है वो बॉक्स के लिए आपने यूज किया, गत्ता आया पूरा इतना बड़ा, आपने इतना गत्ता यूज किया, बीच वाला पोर्शन, बाकी जो पोर्शन बच गया ये वाला, तो हम इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको बेचने में पैसे मिल सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे या इसको बहा देंगे, कहीं फेंक देंगे, तो ये तो गल जाएगा, गत्ता खराब हो गया। और ये एक गत्ते की बात नहीं है, एक गत्ता अगर मान लो 3 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए का जा रहा है, और ऐसे कितने ही गत्ते हम निकालने वाले हैं फैक्ट्री से, तो 10-10 करके अगर 1000 गत्ते भी निकले तो 10,000 का नुकसान तो हुआ। और एक छोटी सी चीज भी, हमारा एक शेयर भी 10-10 का जाता है, तो 10-10 हजार रुपए के कितने शेयर आ जाते हैं, कम से कम 100 शेयर आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो हम एक छोटी सी चीज को भी अगर इग्नोर करके चलेंगे तो वहां पर उस वजह से रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बढ़ जाता है, जो रिस्क है हमारा वो ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही रिस्क ज्यादा हो जाएगा हम आगे बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ आ गया।
अब नीचे बात करते हैं अगला, डिविडेंड पॉलिसी। देखो डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी में शेयर्स आते हैं, शेयर्स मींस इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर, जो भी आप शेयर्स इश्यू करते हो वो डिविडेंड्स में आते हैं। आपका कोई प्रॉफिट है, कोई कमीशन है, कोई बोनस है, ठीक है, तो ये सारे हमारे डिविडेंड पॉलिसीज में आते हैं और ये सारे शॉर्ट पीरियड होते हैं। शॉर्ट पीरियड मतलब जल्दी से जल्दी लिक्विडिटी में, जल्दी से जल्दी कैश में बदलने वाली चीजें हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें और साथ साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करें, रिस्क मैनेजमेंट देखें और डिविडेंड पॉलिसीज अच्छे से मेंटेन करें। अगर डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन नहीं करी तो गवर्नमेंट को या फिर शेयर होल्डर्स को या फिर जो आपके लोग हैं जिनसे आप शेयर्स दे के बैठे हो, तो उनको साथ साथ आपको भी एक बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। किसमें? बिजनेस में। ठीक है भाई, समझ आ गया? तो आगे करते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो भाई हाँ, अब देखने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? मॉडर्न अप्रोच का मतलब होता है पहला मॉडर्न अप्रोच देखा भाई। मॉडर्न अप्रोच आजकल की वो अप्रोच है जिसमें ना हम कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ाते हैं। प्रॉफिट जो है वो क्या करते हैं, सॉरी, जो प्रॉफिट है वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच का पहला काम है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। पहली चीज ही लिखी है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ग्रो। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर मान लो आपके कोई शेयर होल्डर्स है, आपने किसी को अपने कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, हमारी ये कंपनी है, ये शेयर्स इशू करती है और इसी कंपनी ने मेरे 1000 शेयर जो है एक बंदे को बेच दिए हैं। मैंने एक बंदे को 1000 शेयर बेचे और एक को बेचे हैं और एक 10,000 और को 10,000। ठीक है, ये मेरे शेयर होल्डर हो गए। तो अगर मैं शेयर होल्डर्स का वेल्थ जो है, शेयर होल्डर्स की मनी जो है, जो इन्होंने शेयर्स लगाए हैं, पैसा लगाया है, हमने इनको शेयर दिए तो इन्होंने भी पैसा दिया है, इसके बदले क्या मिला हमें? पैसा। अगर हमारा पैसा बढ़ेगा नहीं कंपनी का तो इनके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सिंपल सी बात है, नहीं बढ़ेगी। जब हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा तो इनकी कहां से बढ़ेगी? तो इसीलिए शेयर होल्डर्स के मैक्सिमाइजेशन वेल्थ को ध्यान रखते हुए हमें अपनी कंपनी रन करनी पड़ती है। हमें ये नीड रखनी पड़ेगी कि जो भी हम किसी को शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो उसका ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, चाहे थोड़ा थोड़ा हो बट हो। ऐसा नहीं है कि उसके शेयर से उसने पैसा लगाया और लॉस में जा रहा है, उसका पैसा तो सारा डूब जाएगा। और जैसे पैसा डूबेगा, बात पैसे की नहीं है, बात है इस कंपनी की। ये जो कंपनी है जिसने हमारी 50 साल से मार्केट में रेपुटेशन बनाई है, पूरी की पूरी गुडविल एक बार में खराब क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। और इसके बाद आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, पल्लू के पीछे मुंह छुपा के घूमोगे, है ना जी? तो भाई इसीलिए कहा गया है शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, तो मॉडर्न अप्रोच उस पर जोर देने को कहती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है सस्टेनेबल फाइनेंस। सस्टेनेबल फाइनेंस क्या होते हैं? वो फाइनेंस होते हैं जो नॉर्मल टाइप्स के फाइनेंस लगते हैं, छोटे मोटे फाइनेंस लगते हैं। अगर मान लो आपकी कंपनी वर्क कर रही है तो उसमें जो पैटी कैश नहीं आता, एक तरह से बोल सकते हैं छोटे मोटे फाइनेंस। ठीक है, तो जैसे पैटी कैश हो गया, या फिर आपका कोई भी एम्प्लॉय बाहर जा रहा है कन्वीनियंस पे, तो वो हो गया। तो ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस है, खर्चे हैं, इनको भी रिकॉर्ड करके चलना है। जब तक ये फाइनेंस रिकॉर्ड नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट कितना पैसा मैंने दे चुका है। ठीक है, आप अगर मान लो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को हर एक महीने या हर एक हफ्ते या हर एक 10 दिन बाद उसको 50,000 रुपए दे रहे हो अपने बैंक से या अपनी कैपिटल से कि तेरे को फाइनेंस मैनेज करना है और मेरे को हिसाब भी देना है कितना कितना आया, तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं, सस्पेंस जब तक मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपका कैसे चलेगा बिजनेस? ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है आपको सस्पेंस जो है, जो भी सस्टेनेबल है आपका, वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल। भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, कंपनी जब रन कर रही है ना, तो कंपनी रन करते टाइम पे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होते हैं, कंपनी एक्ट होते हैं जो कंपनी को आगे रुकावट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है अपना फाइनेंशियल तो मैनेज कर रही नहीं रही,
क्यों, कैसे? तो देखो, अगर कोई भी कंपनी चल रही होती है ना, तो कुछ पैसा जो है आगे, अगर आपको कोई भी चीजें भेजनी है, कोई भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक्साइज ड्यूटी, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, कुरियर चार्ज है, जीएसटी है, सरकार को भी टाइम टू टाइम खर्चा पानी देना पड़ता है। तो आपका जो इनकॉर्पोरेशन हाउस होता है, जो इनकॉर्पोरेशन इन्वायरमेंट होता है, जिसमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है पूरा का पूरा, तो ये बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर आपने ये सब चीजें मेंटेन नहीं करी तो वो भी आपको इफेक्ट करेगा और आपका यहाँ ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ये मॉडर्न अप्रोच हमें बताती है। अगला पॉइंट है उसके बाद सोशल। देखो सोशल क्या होता है, सोशल में हम ये देख सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें थोड़ी रखनी पड़ेगी। अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत पार्क वगैरह बनवा लें, अपने आसपास लोगों के लिए कुछ फ्री सैंपल्स कर दें। अगर हमारा मेडिसिन का शोरूम है या मेडिसिन की दुकान है या फैक्ट्री है, तो हम लोगों को थोड़ी बहुत सस्ते दामों पर मेडिसिन, फ्री में नहीं कह रहा, फ्री में दे दोगे तो यार लूट जाओगे, ऐसी बात कर रहे हो, फ्री में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कम पैसों पे, ठीक है, थोड़े बहुत अमाउंट पे लोगों को, फ्री में नहीं, थोड़े पैसे लेके लोगों को मेडिसिन देना चालू कर दो। मेडिसिन का अगर शोरूम है, अगर आपकी कोई बेकरी शॉप है, बड़ी बेकरी कंपनी है, तो लोगों में हर हफ्ते, रोज रोज नहीं यार लूट जाओगे, हफ्ते भी नहीं तो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार लोगों को कुछ ना कुछ बांटो। लोग उससे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। और लोग खुश रहने का मतलब सिर्फ खुश नहीं है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी कंपनी पे अगर कभी आँच आई तो लोग उसको बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट दिखाओ कि हम जो है उनको भी काम दे रहे हैं। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। मॉडर्न अप्रोच हमें बेसिकली ये सिखाता है कि जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमें ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद के लिए तो करना ही करना है, हम वैसे तो सारा खुद के लिए कर रहे हैं, बट थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है, कि हमें गवर्नमेंट को भी खुश रखना है, सरकार को भी खुश रखना है। ऐसा थोड़ा बहुत वहां भी जाएगा, बट कंपनी को रन करना है ना लॉन्ग टाइम के लिए, तो लॉन्ग टाइम रन जल्दी करेगी जब वो होगा ऐसा, ठीक है। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, सिंपल सी बात है, अब इन लोगों को कोई पैसा लगाना है, ये 3 चिड़िया, ये 3 मुर्गियां दिख रही है, इनको तीनों को पैसा लगाना है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके पास 10-10 लाख रुपए हैं, 10 लाख ऐसे है नहीं, देखने तो गरीब लग रहे हैं भैया, कह रहे हो 10 लाख रुपए इनके पास, बट मान लो 10-10 लाख रुपए है इनके पास, ठीक है। अब इनके पास 10-10 लाख रुपए है, अब इन 10-10 लाख रुपए को इनको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने के लिए एक डिसीजन लगता है, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन देता है भैया, तो ये इन्वेस्टर देगा या बैंकर देगा। तो देखो इन्वेस्टर देते हैं, बट वो कंसल्टिंग चार्ज करते हैं। सेक्शन 194J कंसल्टिंग फीस लगती है अगर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल आके आपको कंसल्टिंग देता है, 10% आपको उसको देना पड़ता है। बट हम क्यों दे, जब हमने फाइनेंशियल मैनेजर रखा है, जब हमने एक बंदा रखा है इसी काम के लिए, उसको घास डाल रहे हैं तो दूसरों को क्यों डाले। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेना होता है कंपनी का, वो कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स और असेट्स। कह रहा है कि ये जो है एक सिलेक्ट करने वाली, चॉइस वाली बात होती है। किस में, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए, टेंडर कौन सा भरना चाहिए, उठाना कौन सा चाहिए, आपकी जो असेट है आपको किस असेट में इंस्टॉल करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो असेट लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को बेनिफिट दे, ठीक है। तो इसीलिए बोला आगे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड इन्वेस्ट इट्स फंड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपना फंड या फिर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो ये देखकर इन्वेस्ट करती है कि उसका प्रोजेक्ट जो है वो कितने लंबे टाइम का है, या जो उसके शेयर्स हैं वो कितने वैल्यूएबल है, कंपनी की गुडविल कितनी अच्छी है, सब चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती है। कंपनी की असेट्स कितनी है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है कि कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। कंपनी लॉस में होगी तो उसको क्या होगा, लॉस अगर हो रहा है तो कंपनी के अंदर वहां पे कोई इन्वेस्टर आएगा, नहीं आएगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर हमेशा इस ताड़ में रहते हैं कि भाई कंपनी में जिसमें बेनिफिट हमें होगा हम उसमें पैसा लगाएंगे। तो पैसा लगाने वाले भी तब आएंगे ना जब पैसा लगाने की औकात बनाओगे। तो इसीलिए कहा है इन्वेस्टर्स रखना चाहिए जो एक परफेक्ट डिसीजन दे आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे लिखा है अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल। आपके जो स्ट्रेटेजिक गोल होते हैं उनके अलाइनमेंट जो होते हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ता है।
बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब आप ले लेते हो तब आपका वो सारा का सारा डिसीजन अगर अच्छा है तो आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी। ठीक है, हो गया। पॉइंट नंबर 5, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि अभी मैंने बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बता दिया था। नीचे आ चुके हैं पॉइंट नंबर 6 पे, फाइनेंशियल डिसीजन। भाई पैसों से रिलेटेड डिसीजन है तो कोई लेगा, कौन लेगा? मैं ले लूं यार, हलवा थोड़ी है सबको आगे डिसीजन ले लोगे, मैं खिचड़ी बांट रहा हूँ क्या? बताओ। फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल डिसीजन। भाई फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेगा? भाई फाइनेंशियल डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर ही तो लेगा। फाइनेंशियल मैनेजर ही बताएगा ना कि पैसा कहाँ लगाना है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए, मैंने एक फाइनेंशियल मैनेजर रख लिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला मार कर लूं या दूसरा मार कर लूं, पैसा किस पे इन्वेस्ट करूं, ये 20 का है 50 का है, तो अब मेरे को कौन बताएगा पैसा इन्वेस्ट करने का? फाइनेंशियल मैनेजर बताएगा, नहीं बताएगा ना। अब ये नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आपका पैसा तो डूब जाएगा, आपको तो नॉलेज नहीं है, मालिक को तो नॉलेज नहीं है। हमने रखा किस लिए फाइनेंशियल मैनेजर? इसलिए रखा है, मुझे भी नहीं पता है ना रखते किस लिए, तो रखते इसलिए है कि वो सारा फाइनेंस मैनेज करे। आगे बोला इसने, इट रिवॉल्व अराउंड डिटरमाइनिंग द मिक्स ऑफ डेब्ट्स। क्या बोला है? इट रिवॉल्व, वो सारी दिक्कतें हल करेगा, अराउंड आसपास के, डिटरमाइनिंग द मिक्स ऑफ डेब्ट्स एंड इक्विटी, जो भी हमारा इक्विटी और डेब्ट से रिलेटेड जो भी पैसा लगने वाला है या कहीं भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सारी इन्वेस्टमेंट कौन बताएगा? फाइनेंशियल मैनेजर बताएगा। आगे बोला है फाइनेंसिंग टू फंड द कंपनी, ये कंपनी है, सॉरी कॉर्पोरेशन नहीं है, ये कंपनी है, COM कंपनी, ये कंपनी है भाई। फाइनेंसिंग टू फंड द कंपनी कॉर्पोरेशन एंड ग्रोथ कंसिडरिंग, कह रहा है कि जो भी ग्रोथ कंसिडरिंग होगी तो वो सारी की सारी जो भी फंड लगना होगा, जहां भी पैसा लगना होगा, जहां ग्रोथ होने की बारी आएगी वहां पे फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो सबसे आगे आएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजर जो है वही सारी चीजें समझाएगा कि क्या कब कहाँ कैसे पैसा लगाना है। आगे लिखा है उसके बाद कि फैक्टर लाइक कॉस्ट, अगर कोई भी फैक्टर मतलब कि कोई भी ऐसा, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पैसा आता है। लाइक कॉस्ट, आपके कहीं लागत लगनी है, कीमत लगनी है, आपकी कुछ पैसा लगना है, कॉस्ट हो गया। कहीं रिस्क है, ठीक है, तो रिस्क में हाथ डालने से पहले फाइनेंशियल मैनेजर के पास जाना पड़ेगा कि भैया तू बता, यहाँ तो रिस्क दिखा रहा है, मैं पैसा डालूं या ना डालूं यहाँ। ठीक है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कोई भी बड़ी कैपिटल लगनी है, कोई बिजनेस डालने वाला है, स्टार्ट करने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो उसमें पैसा डालने से पहले हमें किससे पूछना पड़ेगा? फाइनेंशियल मैनेजर से। ठीक है, तो समझ आ गया कि जो जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनका वर्क जो है वो क्या क्या होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। सॉरी मेरे को बार बार एक बार फोन चेक करना पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ वीडियो बन रही है, रुक तो नहीं गई, फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आगे उसके बाद लिखा है डिविडेंड डिसीजन। देखो डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड्स क्या होते हैं? डिविडेंड्स क्या होते हैं? पहली चीज तो ये आती है, डिविडेंड्स क्या होते हैं? जो भी पैसा दूसरों से आता है, कोई भी शेयर्स, कोई भी इश्यूज के बदले ऐसा चेक में आता है, तो वो जो हमारे डिविडेंड्स कहलाते हैं। अब जो डिविडेंड्स है उसके डिसीजन कौन लेगा? दिस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने प्रॉफिट को बांटना है टू शेयर होल्डर्स वाइल बैलेंसिंग द नीड ऑफ री इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि अगर हमें कहीं भी री इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी शेयर होल्डर्स में पैसा लगाना है, तो वो भी फाइनेंशियल मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि डिविडेंड्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, किस डिविडेंड्स में प्रॉफिट होगा कंपनी को बांटने में और किस डिविडेंड में लॉस होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है। आगे बोलता है इन द बिजनेस एंड द डिजायर टू प्रोवाइड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। कह रहा है कि बिजनेस में हमें ये देखना है कि कौन सा डिविडेंड आने वाले टाइम पे हमें री इन्वेस्ट करने की ना जरूरत पड़े, ऐसा टाइम देगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि आने वाले टाइम पे हमें उसका डबल मुनाफा देने वाला है, हम उस डिविडेंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसी तरह से डिविडेंड डिसीजन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, किसके लिए? फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। ठीक है, हाँ जी, बोलो समझ आ गया। अब हम बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के। तो सिंपल से पहले तो छोटे मोटे उद्देश्य होते हैं।
पहला ये होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मैंने याद है पहले बताया था, कहाँ पे बताया था भाई? हाँ, तो ये रहा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में मैंने बताया था शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना पूरे टेबल पे जो मैंने लिखा है चार्ट बोर्ड पे, इसमें कुछ पॉइंट सिमिलर ही है, कुछ पॉइंट सेम है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये मैंने बताया था यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी वहां पड़ा है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो है वो सेम ही है और मोस्टली पॉइंट घूम के आ रहे हैं, तो आपको पूरा टेबल याद हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताना है? मैंने बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तब कंपनी ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि वो और शेयर्स मांगेंगे, और शेयर मांगेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा इन्वेस्ट होगा, है ना, सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट आता है अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ। तो मैंने इसके लिए पहले भी बताया था, देखो यहाँ पे ही मेरा सस्टेनेबल फाइनेंस, छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा जुगाड़ करना, मैंने आपको बताया था, है ना, याद है? भूल गए? याद है? चलो आगे चलते हैं। इंश्योरिंग लिक्विडिटी फॉर शॉर्ट टर्म। आप अगर मान लो कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पैसा ये सोच के इन्वेस्ट करो कि कभी एकदम से कंपनी पे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, स्ट्राइक पड़ जाए, लोग भाग जाए, कुछ भी हो जाए, एन नंबर ऑफ केसेस हो जाए। तो जब भी कंपनी में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तब आप अपनी सारी एसेट्स को बेच के लिक्विडिटी में बदल सको, तरल करा सको, कैश के रूप में रह सको, कैश में कन्वर्ट करा सको इजीली। कोई बाद में झंझट या दिक्कत ना आए कि भाई हम कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते, अब दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए इंश्योर करना पड़ता है कि लिक्विडिटी जो है वो हमारी शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लंबी लिक्विडिटी आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करके रखो। मिनिमाइज क्यों करके रखना है? क्योंकि देखो जब हमारी कॉस्ट मिनिमाइज है, हमने शुरू में पैसा कम लगाया, हमने उसकी जगह शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो जब शेयर्स बिकेंगे लोगों में तो लोग उसका पैसा देंगे। कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्या है, मिनिमाइज रखो ना। अब हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स में पैसा आएगा, ठीक है। आइडिया दे रहे हैं, कंसल्टिंग दे रहे हैं, कंसल्टिंग के साथ साथ आपको पता है शेयर होल्डर का जब भी वेल्थ बढ़ेगा, जब भी शेयर होल्डर्स के वेल्थ बढ़ेंगे, तब आपका जो ग्रो है, जो कैपिटल है, वो अपने आप ही ऊपर जाएगा, हाई रेट में ग्रो करेगा। और जैसे ही कंपनी का हाई रेट ग्रो करेगा, कंपनी के जो शेयर्स मार्केट में डिमांडेड होंगी, बढ़ेंगी, तब आपकी कैपिटल अपने आप ही क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब कैपिटल ऊपर जाएगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्सिमाइज ही रखो, सॉरी मिनिमाइज ही रखो, मिनिमाइज करने में ही फायदा है, मैक्सिमाइज उसको ज्यादा करने की नीड नहीं है, ठीक है। आगे उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है इनहैंसिंग द कंपनी मार्केट वैल्यू, इनहैंस द कंपनी मार्केट वैल्यू। देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है क्या, कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो टाइम टू टाइम आपको पता लगानी होती है, ठीक है। जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी, 1 सेकेंड इसको मिटाओ तुम, मैंने कहा जब मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी मेरे दादा परदादा ने, तो कंपनी की जो वेल्थ थी ना वो थी भाई 80,000 रुपए, 80,000 बस, ठीक है, 80,000 ओनली। बट अब 2000, अब ये जो कंपनी है 20 साल हो गए चलते चलते, सपोज कर लो 20 साल बाद इसकी आज वेल्थ है 80 लाख की। कितनी हो गई? 80 लाख रुपए की, अप्रोक्स 90 लाख या 1 करोड़ पहुंचने वाली है। तो अभी जो इसकी वेल्थ है बढ़ गई कि घट गई? तो भाई इंक्रीज हो गई ना इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अपनी कंपनी है, कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, अगर मैं कंपनी को अभी बेचूं तो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं कि अगर ये तो कंपनी का एग्जांपल है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं आपको अपने घर का, अपने प्रॉपर्टी का, तो आप एक प्रॉपर्टी खरीद लो आज, कोई भी जिसमें छोटी मोटी लोग रह रहे हो, मतलब कि छोटा मोटा एरिया हो, बसावट हो, थोड़ी बहुत ले लो। आज अगर वो जो प्लॉट है आपको 10 लाख का मिल रहा है, सपोज करो 10 लाख का मिल रहा है, कितने का जाए, 100 गज भैया 10 लाख में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 100 नहीं मिल रहा, 80 50 जो भी मिल रहा है ले लो। उसको आज से 10 साल बाद देखोगे तो जो प्लॉट होगा आज से 10 साल बाद, तो उसकी जो 10 साल बाद की कीमत है वो इससे 80% ज्यादा होगी। कितनी?
80% ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब कि ये इसका जो है 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाएगी। 8 टाइम्स बोला है मैंने, 80 टाइम्स नहीं बोला मैंने, 8 टाइम्स बोला है मैंने, 8 गुना बोला है, ठीक है। अगर आज उसकी कीमत 10 रुपए है तो 8 रुपए आगे, मतलब कि मैंने कहा कि उसकी जो कीमत आगे वाले समय में 8 गुना हो जाएगी, तो 80 रुपए हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये समझो। तो इसी तरह से कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है टाइम टू टाइम वो मैनेज करने में फाइनेंशियल मदद करता है। हो सकता है कभी आपने फाइनेंशियल मैनेजर से चेक कराया तो मार्केट वैल्यू में बहुत कम है आपकी कंपनी की, तो इसका मतलब है आप ग्रो नहीं कर रहे हो। आपकी कंपनी जो ग्रो नहीं कर रही उसको अभी नीड है किस चीज की, डेवलपमेंट की। किसकी? डेवलपमेंट की, समझ रहे हो। अब हम नीचे बात करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 9 है, हमने जो पहले रीड करा था, ऑब्जेक्शन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्ट नहीं, ये नहीं रीड करा था हमने, ये रीड करा था 10th, हम 9th पे आ गए हैं। तो पॉइंट नंबर 9 है ऑब्जेक्शन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या क्या ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो हम देखेंगे। पहला आता है नैरो फोकस। नैरो फोकस, नैरो फोकस कैसा होता है आपको डिफाइन करूं। देखो नैरो फोकस ऐसा होता है, ऐसा। हमें ना अपना फोकस हमेशा नैरो रखना है। यहां से आप देखो तो बड़ा हो, ऊपर जाके बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाए, ऐसा करके यूं पास, ठीक है। तो आपका जो फोकस है बिल्कुल अपनी चीज पे जाएगा, एम पे जाएगा। और जब आप यहाँ नैरो फोकस रखते हो कंपनी का, तो कंपनी हमेशा गोल अचीव करती है, ठीक है। सेकंड चीज है एथिकल इशू। कुछ इश्यूज आते हैं कंपनी में, कुछ मान लो लॉकडाउन है, स्ट्राइक है, या बंदे भाग गए छोड़ के, तो ऐसे कुछ इश्यू आते रहते हैं, एथिकल इश्यू बोलते हैं। बट इन इश्यू को ही रिकवर करके, इन इश्यू को ही पार करके कंपनी जो होती है वो ग्रो कर सकती है। आगे लिखा है नेगेटिव सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। काफी बार कंपनी के ऊपर सोशल का और एनवायरमेंटल का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उनके आसपास का जो एरिया है वो अच्छा नहीं है, लोग ऐसे हैं जो बेकार ले हुए हैं, जो उनको भड़का रहे हैं कि भाई सैलरी यहाँ ज्यादा नहीं मिलेगी, सैलरी उस कंपनी में ज्यादा मिलेगी, तो तुम उसमें जाके मेहनत करो। तो ऐसे अगर आपके एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है कंपनी की ऑब्जेक्शंस में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, अगला पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमने देख लिया था, शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया था, तरलता जिसमें आप अपने कैश को डेवलप करके डालते हो, ठीक है। तो हम नहीं पढ़ने वाले लिक्विडिटी, हम आगे पढ़ने वाले हैं नीचे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा अभी जो है वो एक आखिरी टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर मैं आपको थोड़े से टॉपिक और बताने वाला हूँ, अभी आगे और रहते हैं थोड़े बहुत, तो वो करा के चैप्टर एंड करेंगे। तो हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हम आम लोगों के लिए करते हैं, जो हम आसपास के लोगों के लिए करते हैं। लिखा है इम्पैक्ट ऑन डिसीजन ऑन सोसाइटी। ये जो है हमारा सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो डिसीजन डालता है, ठीक है। और हमारे ऊपर क्या डिसीजन है, क्या हम सोचते हैं, क्या हम तय करते हैं, क्या हम मोरल्स बनाते हैं सोसाइटी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अभी मैंने इसको भी डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले सोशल में, याद है। यहाँ पे मैंने सोशल में डिस्कस किया था कि हमें लोगों को बेरोजगार अगर कोई है तो उसको नौकरी देनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने बताया था कि हफ्ते में एक बार, जैसे केक की शॉप है, बेकरी शॉप है, तो आपको हफ्ते में एक बार उनको दे देना चाहिए कुछ पार्टी, या बोल सकते हो जागरण भंडारा। तो लोग भी सोचते हैं हाँ कंपनी ठीक ठाक है, अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो लोगों की नजर से बचे रहते हैं उससे, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। आगे उसके बाद लास्ट पॉइंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू जो है ना भाई वो मनी है, सबसे बड़ी मनी है। कैसे समझाते हैं, तो इसमें तो पूरा नहीं हो पाएगा, अभी मैं थोड़ी देर में ही समझाऊंगा और लिखवाना पड़ेगा, तो इसको उतारने को आपको टाइम दे दूंगा, उसको उतार लेना, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है इट रिकॉग्नाइज सम ऑफ टुडे मनी मोर देन फ्यूचर ड्यू टू पोटेंशियल। कह रहा है कि जो आज हम पैसा लगा रहे हैं ना, जो आज हम पैसा लगा रहे हैं वो फ्यूचर की जो आने वाली ड्यू है ना, ड्यू मतलब जो लगाने की सोच रहे हैं, पोटेंशियल की बात करी है इन्होंने। पोटेंशियल लिखा है, देखो यहाँ पे वर्ड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। जो ऐसे बंदे हैं जो पैसा लगाने की सोच रहे हैं, हम इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं, आने वाले समय में ग्रो करेगी कंपनी या डूब जाएगी। तो इसीलिए जो आने वाले ड्यू है उससे ज्यादा आज टुडे में आप लोगों को पैसा कमाना है।
अगर आप 80 रुपए आज कमा रहे हो, आने वाले टाइम पे चाहे 30 रुपए आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, क्योंकि आज आप इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो कि आने वाले टाइम पे थोड़ा भी अगर लॉस हो ना तो झेल जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर है या फिर आने वाली अर्निंग रिटर्न्स है एंड अर्निंग रिटर्न्स, जो भी पैसा शेयर होल्डर से रिडेम्पशन पे आ रहा है या कोई डिविडेंड आ रहा है या कोई रिटर्न आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रही है, ठीक है, तो उस रिटर्न से ज्यादा आज का पैसा होना चाहिए कंपनी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी डिस्कस करे। अब इसके बाद थोड़े से पॉइंट, मतलब 70% चैप्टर हो गया कंप्लीट, 30% रहता है, तो थोड़े से पॉइंट और रहते हैं, पहले आप इसको उतार लो फिर मैं लिखवाता हूँ। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, मैसेज कर देना, नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। लिख देना नोट्स मेरे को बाई करने खरीदने, और नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो फटाफट से आप इसको उतार लो। तो आपने जितना मैंने अभी बताया था उतार लिया होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स जो है वो रह गए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो मोस्टली बड़े बड़े टॉपिक्स थे, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, वो सारे कवर हो चुके हैं। अब रह चुके हैं छोटे मोटे थोड़े बहुत टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक्स इसमें आता है वैल्यूएशन टेक्निक्स का। तो हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन टेक्निक्स से। वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती हैं? ये दो तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करना भी बताऊंगा। अब देखो भाई, इसमें कैलकुलेट कैसे क्या करना है वो अब मैं समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप वैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ो तो वैल्यूएशन टेक्निक्स के अंदर दो टेक्निक्स आती है, दो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपकी बुक का, वो है कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, सारे टॉपिक्स मेंशन है। पहला टॉपिक है कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंपाउंड कॉन्सेप्ट वही है जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हर एक ईयर के दौरान, हर एक साल के दौरान अपना दर देखते हैं कितना ब्याज दर है, तो वही है। अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो एग्जांपल है ये कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट का एग्जांपल मैंने लिखा है, मतलब ये उसका फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर्मूला किसका है? कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट का, ये वाला नीचे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि जो फॉर्मूला है वो ये है, मेन फॉर्मूला ये है भाई, मैंने इसको डब्बे में कर दिया बॉक्स में। फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस में I ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपका कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो अब मैं बात करूं अगर A की, तो A मतलब क्या होता है? A का मतलब होता है अमाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड n। n मतलब नंबर्स, जितने भी आपके पीरियड है। तो यहाँ पे लिखा है A मतलब अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ पीरियड, जब भी आपका साल खत्म होगा, उस साल खत्म होने के दौरान आपका जो भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा कहलाएगा आपका A अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, सेकेंड चीज है हमारा P, जिसमें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है P मतलब होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। याद है प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा साल के शुरुआत में, जो अमाउंट होगा कैपिटल अमाउंट बोल सकते हैं एक तरह से, कमेंसमेंट। ठीक है, वो आई मतलब होगा, जो आई इसमें लिखा है उसका मतलब है इंटरेस्ट रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा 1%, 2%, 3%। और एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। आप कैलकुलेट कैसे करोगे? अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं देके बता दूं। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल ये है कि जो एक कंपनी है, कंपनी में 1000 रुपये लगे, मान लो एक साल 1000 रुपये लगे, उस पर जो इंटरेस्ट है वो इस तरह से लगा है कि इंटरेस्ट लगा है 10% का, और इंटरेस्ट 10% का लगा है 3 साल के लिए। ये हमारा स्टार्टिंग है। तो अब इसका आप निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सिंपल निकाला, पहले आप लिखोगे जैसे 1000 है तो 1000 यहाँ लगाओगे ब्रैकेट, 1000 मल्टीप्लाई में कितना इंटरेस्ट लगा आपका, ये लगा है आपका कितना 10 रुपये।
तो आप इसको 10 लिखोगे 10 से, ठीक है। अब आप इसको करके निकालोगे, ये जो आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये इंटरेस्ट होगा आपका 1 ईयर का, इसका 1 ईयर का, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो जो भी मेरी डिजिट आएगी XYZ जो भी आता है, अब इस XYZ को आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर का निकालोगे। ऐसे करके हमें कितने साल का निकालना है, 3 साल का कंपाउंडेड है। तो अब आप इसको नीचे लेके आओगे, XYZ जो भी होगा यहाँ पे प्लस में आप ऐसे लगाओगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे XYZ, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 10 से करोगे, इक्वल टू निकालोगे, फिर जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा LMN जो भी आएगा। तो अब आप इसको तीसरे साल का निकालोगे तो 3rd ईयर का, तो आप फिर से लिखोगे यहाँ पे जो आया है LMN, फिर प्लस लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, फिर आप लिखोगे LMN, जो ये कैलकुलेशन करने पे अमाउंट आएगा ये यही अमाउंट है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये वाला अमाउंट लिख रहा हूँ भाई मैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे फिर 10 से, और यहाँ पे जो अमाउंट निकालोगे ये होगा आपका 3 ईयर का इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला है जो आपका बताया, बस इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर रखा है। अब हम सेकंड चीज डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो अभी है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने मेंशन कर दिया है, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकलती है A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ब्रैकेट 1 प्लस में I मतलब इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P मतलब होता है द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फ्यूचर सम टू बी रिसीव्ड और स्पेंट। जो भी प्रेजेंट वैल्यू अभी जो भी हमने फ्यूचर के लिए खर्च किया है या फिर हमने कुछ भी रिसीव्ड किया है फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो वो होता है हमारा P। अगला आता है उसके बाद A में लिखना है आपको द सम टू बी रिसीव्ड और स्पेंड इन फ्यूचर। ऐसा कोई भी सम जिसको हम रिसीव्ड कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, यहाँ पे A हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा I, इंटरेस्ट रेट। देखो इंटरेस्ट रेट आपका जो है नंबर ऑफ ईयर, ये हो जाएगा I इंटरेस्ट रेट, और N हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। सॉरी ये लाइन यहाँ पे आ गई, यहाँ तक बस, ठीक है। N मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस तरह से आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने P बताया, वैसे इसमें इसका काम नहीं है, यहाँ पे काम A का आएगा, यहाँ से लेकर I और N का। प्रेजेंट वैल्यू P की मैंने बस डेफिनेशन लिखी है, प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद, 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रियलाइज्ड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये दोनों क्या होते हैं, पहला रियलाइज्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न। रियलाइज्ड रिटर्न वो रिटर्न है जो बैंक से आपको मिलता है, बैंक से आपको मिलता होगा 1% या फिर आप अगर पैसे जमा कराते हो उस पर 10%, 1%, जो भी आपको इंटरेस्ट बनता है। आप जो भी पैसा सेविंग अकाउंट में जमा कराते हो, पता है, सेविंग अकाउंट में अगर आप कोई भी पैसा जमा कराते हो, मान लो सेविंग अकाउंट में मैंने अभी जो जमा करा रखे हो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में मेरे को मान लो हमेशा 60-60 रुपये हर 3 महीने 6 महीने में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट है मेरा वो रियलाइज्ड इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियलाइज्ड इंटरेस्ट होगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आपको एक केस पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी में आपको बताता हूँ, पहले इसको बता दूं। ये उतार लिया, उतार लो भाई, खोल दिया। तो अभी हम केस पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बताऊंगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या है, ये आपका घर है, ये आपके एक पड़ोसी का घर है, ठीक है। आपके पड़ोसी के पास एक कार है, कार की कीमत है जिसकी 10 लाख रुपए, ठीक है। आपके पास एक छोटी सी साइकिल है, आपके पास कोई कार नहीं है। अब पड़ोसी जो है वो जा रहा है 1 महीने के लिए टूर पे मलेशिया, कहाँ जा रहा है, मलेशिया, ठीक है। अब इसने बोला इसकी कार जो है वो खराब हो जाएगी, कार की देखरेख करनी पड़ेगी। अब कार की देखरेख करने के लिए इसने क्या करा, अपने पड़ोसी के पास गया, इस पे पड़ोसी नंबर A है, ये पड़ोसी B है। तो B जो है वो A के पास गया और बोला भाई मेरी कार रख ले थोड़े दिनों के लिए, 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे, मलेशिया जा रहा हूँ, 10 लाख की इसकी कीमत है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, अब आएगा। देखो अब इसने बोला 1 महीने के लिए तू जा रहा है भाई, टायर पंचर भी हो सकता है, कांच टूट सकता है, हवा से कुछ भी हो सकता है, डेंट पड़ सकता है। तो इसने B ने A को कहा कि अगर कोई भी मेरी कार को नुकसान पहुंचेगा तो उस नुकसान की भरपाई भाई A से करवाऊंगा। तो एक कार रख रहा है,
दूसरा, अगर मान लो कार रखने के बाद कोई शीशा तोड़ जाता है रात में, तो उसकी भरपाई कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो ये क्या है? एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो कि उसको भरना पड़ रहा है। तो यही जो चीज है ना, मान लो कल रात उसका एक कांच टूट जाता है, पहले दिन ही उसका कांच टूट जाता है, जो कि 1000 की कीमत का है, ठीक है। हालांकि 1000 की कीमत का होता नहीं, ज्यादा है, बट 1000 की कीमत का कांच टूट गया, तो वो ये एक ही सरदर्दी हो जाएगी कि अब उसको जोड़ के देगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कार इसके ऊपर छोड़ के गया पूरी पूरी, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर ये इसको ये बोल के जाए कि भाई तू मेरी कार रख ले, अब कार का जो भी भरपाई होगी 1 महीने बाद में आऊंगा, बस देख रेख करियो, जो भी टूट टाट गया होगा वो मेरे को बता दियो, और जो भी पैसा होगा वो मैं दूंगा। तो अगर इसने 1000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो 1000 रुपए कौन दे रहा है? 1000 रुपए भरेगा बी, अपनी कार के खुद पैसे भर रहा है। तो ये भी इसके लिए खुशी की बात हो गई। अब तो पहले दुखी की बात थी, अब खुशी की बात हो गई कि अब पैसे इसको नहीं देने, पैसे इसकी जेब से ही जाएंगे, बस इसको कार संभालनी है। बट कार संभालना भी आसान नहीं है, कार ही चोरी हो जाए पता चला, ठीक है। तो ये क्या है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है जिसमें कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो, ठीक है। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द रेट ऑफ रिटर्न। मेजरिंग द रेट ऑफ रिटर्न एक पॉइंट है छोटा सा, आप रेट ऑफ रिटर्न को मेजर कैसे करोगे? तो बुक में एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल का रेट ऑफ रिटर्न मेजर करने का, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। फॉर्मूला ये ऐसा है, k इज इक्वल्स टू D1 प्लस में ब्रैकेट क्लोज PT माइनस में PT माइनस 1 अपॉन में PT इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ये PT क्या है, अब इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे ये है, PT का मतलब होता है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट अ टाइम। प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट अ टाइम मतलब कि सिक्योरिटी प्राइस एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड, पीरियड खत्म होने के बाद जो भी सिक्योरिटी प्राइस है उसको हम पीटी बोलेंगे। तो पीटी की जगह क्या आएगा? जो भी आपको प्राइस दिया होगा सिक्योरिटी का एट अ टाइम, वो भी एंडिंग पीरियड का प्राइस होगा, तो वो पीटी कहलाएगा सर, ठीक है। सेकंड, पीटी माइनस 1 क्या है? पीटी माइनस 1 है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट अ टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ होल्डिंग पीरियड। जो भी आपका होल्डिंग पीरियड है उसका शुरुआती बिगिनिंग जो टाइम है उसका प्राइस जो होगा वो पीटी माइनस 1 होगा, ठीक है। मान लो सिक्योरिटी प्राइस जो हमारा एंडिंग का है, लास्ट का ये वाला, वो 10 रुपए, बिगिनिंग का जो है वो 30 रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे हुए 10 माइनस 30 और उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे प्लस में डी। हमारा डी क्या होता है? तो डी है इनकम और कैश फ्लो रिसीवेबल फ्रॉम द सिक्योरिटी एट अ टाइम ऑफ टी। जब आप टी पे क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो ना, तो उसी टाइम पे जो भी इनकम रिसीव्ड हो रही है, तो वही मतलब कि अगर मान लो शुरू में बिगिनिंग में मेरे को जो भी इनकम रिसीव्ड हुई 10 रुपए हुई है, 20 रुपए जो भी, तो वही आप इनकम सेम डालोगे D1 में, ठीक है। D1 में डाला इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा वहां से K। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? मेजरिंग द रेट ऑफ रिटर्न का। समझ आ गया? तो भाई ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना था। अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी रह गया छोटा सा, सोर्स ऑफ रिस्क। आपकी बुक में एक लास्ट टॉपिक है सबसे नीचे, सोर्स ऑफ रिस्क। तो सोर्स ऑफ रिस्क में ये रिस्क होते हैं, पहला इंटरेस्ट रेट, दूसरा मार्केट रिस्क, तीसरा इन्फ्लेशन रिस्क, चौथा बिजनेस रिस्क, फिर फाइनेंशियल रिस्क, फिर लिक्विडिटी रिस्क। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो भी आपने बैंक में पैसा जमा करा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रेट उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने % आपका पैसा बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट रेट आपकी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता है, सिक्योरिटी ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा वरना कम। मार्केट रिस्क क्या होता है? ये भी सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, जो भी आपकी सिक्योरिटीज है उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब कीमत घट जाती है, जब क्या होता है प्राइस में डाउनफॉल होता है, तो उसको कहेंगे हम इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद बिजनेस रिस्क, इसी तरह से बिजनेस में अगर मान लो कोई भी आपने शेयर्स लगाए हैं, इक्विटी है, डेब्ट्स है, तो अगर मान लो आपने शेयर्स के पैसे लगाए किसी को दिए हैं, तो पैसा अगर डूब गया तो वहां पे भी रिस्क है, तो इसको बोलते हैं हम एक बिजनेस रिस्क। फिर आता है फाइनेंशियल रिस्क, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है। फाइनेंशियल रिस्क पैसों से रिलेटेड, आपकी कंपनी में ही कुछ हो जाता है, कोई भी भूकंप आ गया, चोरी हो गया, तो वो फाइनेंशियल रिस्क में होगा। फिर आता है लिक्विडिटी रिस्क, कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म की होती है, नॉट मोर देन 6 मंथ एंड 3 मंथ, तो इसमें क्या होता है उसको आसानी से आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विडिटी को, तो उसमें कन्वर्ट ना होने का रिस्क हो जाता है। तो ये सारे रिस्क जो है सोर्स ऑफ रिस्क में आते हैं, ठीक है। तो इसी के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। आई होप पूरा आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।
फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर गिवन है। नोट्स अभी बने नहीं है, बन रहे हैं, बट 2-3 दिन में पता करोगे तो वो बन जाएंगे। तो जब तक आपकी सीरीज आधी होगी ना, नोट्स बन के रेडी हो चुके होंगे, आप ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है 2-4 दिन में ही रेडी हो जाए, बन जाएंगे, आप ले लेना। तो नोट्स इंग्लिश मीडियम में बनने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ, और मिनिमम अमाउंट देके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो आई वांट टू बाय नोट्स और खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर हमने आज खत्म कर दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर किसी का कोई डाउट रह गया तो भाई कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब कि चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट 1 का 2nd चैप्टर जल्दी आने वाला है। तो आपके एग्जाम से पहले सारी सीरीज भी तो कंप्लीट करानी है, तो जल्दी कराएंगे। अभी के लिए इतने, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है, बाय बाय।